नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए बच्चों, सरस्वती माता और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा नया हो वही अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों सहपाठियों में भी शेयर जरूर करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है। तो हमारे पास निम्न में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है, तो वो नदी का पानी है, चूने का पानी है, वर्षा का पानी है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम शुद्धतम पानी किसको मानते हैं? वर्षा के पानी को मानते हैं। इसे आप लोग क्या कह सकते हो बच्चों? आशुद्ध जल भी कह सकते हो। आशुद्ध जल का अर्थ है बिल्कुल प्योर वाटर। बिल्कुल प्योर वाटर का अर्थ है कि जिसमें केवल और केवल पानी के ही अणु हों, बाकी कोई अशुद्धियाँ मौजूद ना हो, तो वो जल क्या कहलाता है? आपका शुद्धतम जल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला होता है? कि जो माचिस की तिल्ली होती है उस पर मसाला होता है किसका? फास्फोरस का। यानी हम किसका प्रयोग करते हैं? रेड फास्फोरस। किसका यूज करते हैं? रेड फास्फोरस। साथ में तो माचिस की तिल्ली में, और साथ में हम किस पे करते हैं? रगड़न सतह पर भी। दोनों जगह किसका यूज किया जाता है? फास्फोरस का भी, और साथ में माचिस की तिल्ली में एंटीमनी सल्फाइड भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ में कांच का भी प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किस में होता है? तो कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किस में होता है? एंथ्रासाइट। यानी एंथ्रासाइट आपका उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। क्या होता है? उच्च क्वालिटी का कोयला। और जिसमें जो कार्बन की प्रतिशतता है वो 94 से लेके कितनी होती है? 98%। तो एंथ्रासाइट में जो कार्बन की प्रतिशतता है वो 94 से कितनी ली जाती है? लगभग 98%। और सबसे घटिया क्वालिटी का इसमें कोयला पूछे तो पिटी हुई चीज़ क्या होती है? सबसे घटिया होती है। तो पिट कोयला आपका क्या होता है? सबसे घटिया क्वालिटी का। और इसमें पूछ ले कच्चा कोयला कौन सा होता है, तो इसे ही कहते हैं बच्चों कि कोयले की जो आरंभिक अवस्था होती है वह कोयला कौन सा होता है। तो जो आपके पास आरंभिक अवस्था होती है वो पिट कोयला होता है। बुरा कोयला कौन सा है? तो बुरा कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? बुरा कोयला। और सामान्य कोयला यानी भट्टी कोयला भी कहा जाता है किसको? लिग्नाइट को। उसके बाद आता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट है। और घटता क्रम बढ़ता क्रम पूछे क्वालिटी का तो याद रखना है, पिट पहले आएगा, फिर लिग्नाइट आएगा, फिर बिटुमिन आएगा, और फिर क्या आएगा? एंथ्रासाइट। तो ये आपके पास ऑर्डर है किसका? कोयले का। तो कार्बन की अधिकतम प्रतिशतता किस में होती है? एंथ्रासाइट में। और साथ में पूछे लैंप ब्लैक में, लैंप ब्लैक कहते हैं काजल को। काजल में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? 95%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तंबाकू का सेवन करने वालों में इनमें से किस बीमारी का अंदेशा रहता है? यानी तंबाकू का जो सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उनमें कौन सा रोग होने की आशंका रहती है? तो उनके आंसर में आएगा अपने पास फेफड़े का कैंसर। एक और बच्चों कि ज़्यादातर क्या कि तंबाकू का सेवन, सिगरेट पीने से जो आपकी फेफड़ों की एल्वियोलाई है वो डैमेज हो जाती है। उस रोग को हम क्या कहते हैं? एम्फाइसीमा। क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा। तो जब आपके पास पूछ ले क्वेश्चन कि जो ये एक तरह का फेफड़े का कैंसर ही होता है बच्चों, तो एम्फाइसीमा अत्यधिक किसका सेवन करने से होती है? तो सिगरेट का सेवन करने से होती है, जिसमें होता क्या है? एल्वियोली आपकी नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो मोटापा किस कारण से होता है? खनिजों की कमी से, विटामिन की कमी से, अधिक खाने से, या लवण की बहुतायत। यानी आपके पास है अधिक खाने से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? तो वो आंवला है, संतरा है, माल्टा है, या मौसमी। तो आंवला आपके पास विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए, इनमें से कौन सा जीव रेप्टाइल है? रेप्टाइल का अर्थ है सरीसृप है। यानी आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप जीव है? वो गेंडा है, कंगारू है, हाथी है, या छिपकली। तो कौन होती है? छिपकली। छिपकली आपके पास किस वर्ग का प्राणी है? रेप्टाइल का है, सरीसृप का है। चलिए,
प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो वो कौन सी भाषा का होता है? ग्रीक लैटिन भाषा का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो प्राणियों के वैज्ञानिक नाम कह दो, या विज्ञान में ज़्यादातर जो नाम प्रयोग होते हैं वो किस भाषा से संबंधित रखते हैं? वो ज़्यादातर ग्रीक लैटिन भाषा से संबंध रखते हैं। चलिए आगे आता है, इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता, यानी कौन सा आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कौन सा बायोडिग्रेडेबल है नहीं है। तो इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? देखो बच्चों, कांच हो जाता है, सब चमड़ा हो जाता है, साबुन हो जाता है, और फिर आता है कांच। कांच आपका बायोडिग्रेडेबल है नहीं है। तो इसके अलावा एक बात और याद रखनी है कि आपसे पूछे कि आज के समय में कौन से पॉलीमर बनाए गए हैं जो आपके बायोडिग्रेडेबल हैं। तो पॉलीथीन आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो पॉलीमर बनाए गए हैं। एक बनाया गया है PHBV, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट वेलनेरेट, यानी PHBV। ये आपका एस्टर है, यानी एक तरह से ये आपका बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कह दो, पॉलीमर कह दो, बहुलक कह दो है। और दूसरा आपके पास याद रखना है नायलॉन 2 और दूसरा नायलॉन 6, यानी नायलॉन 2 और नायलॉन 6 जो है वो आपके पास दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो दो मार्केट के अंदर उपयुक्त तरीके से प्रयुक्त होने वाले बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कह दो या पॉलीथीन कह दो, कौन से प्रयुक्त होते हैं? ये दो प्रयुक्त होते हैं जिनके मैंने नाम आपको बता दिए हैं। चलिए, इनमें कौन सी मिश्र धातु चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो सोल्डर तो टांका के लिए होती है, ब्रॉन्ज आपकी अलग है, कांसा है। रही बात किसकी? एल्निको। तो आपके पास एल्निको जो धातु है, मिश्र धातु, ये प्रयुक्त की जाती है किसको बनाने के लिए? चुंबक बनाने के लिए, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और फेरस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो बैटरी में जो ऊर्जा समाहित होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा, और फिर आपको प्राप्त कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद रखना है कि बैटरी में जो संचित ऊर्जा होती है वो कौन सी? विद्युत होती है। तो बैटरी के अंदर जो संचित ऊर्जा होती है वो डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा संचित होती है, और इन्वर्टर में रेक्टिफायर जो लगे होते हैं वो आपका कन्वर्ट करते हैं AC से DC और फिर DC से AC, ये कन्वर्जन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल में जो बर्तन होता है उसके अंदर की लीनिंग किसकी बनी होती है? जिंक की। वही काम करता है किसका? एनोड का। और दूसरी बात रही कैथोड। कैथोड में कौन काम करता है आपका? कार्बन छड़। कार्बन छड़ कौन सी होती है? ग्रेफाइट। और क्या है? एनोड कौन करती है? जस्ता। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? जस्ते का। तो शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? जस्ते का, यानी जिंक का। और अगर पूछे कैथोड, कैथोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का बना होता है। चलिए, इनमें से कौन कार्बन का एलोट्रोप है? एथेन है, मीथेन है, पेट्रोलियम है, या हीरा? तो हीरा आपका क्या है? एलोट्रोप है। एलोट्रोप को हम अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन का एलोट्रोप कौन सा? आपका हीरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो हमारे भोजन को नष्ट कर देता है, यानी इसमें से कौन सा हमारे भोजन को नष्ट करता है? कीटनाशक करते हैं, एल्गी करते हैं, फफूंद करते हैं, या फ्यूगमेंट करते हैं? तो आपके पास कीटनाशक तो हो गए, कीटनाशक इंसेक्टिसाइड। एल्गी होती है आपकी शैवाल, शैवाल। रही बात फफूंदी, फफूंदी क्या होते हैं? कवक। और रही बात फ्यूमिगेट, फ्यूमिगेट कवक का क्या है? हिस्सा है। तो आपका आंसर यहाँ क्या आएगा? फफूंदी। यानी क्या है कि जो सियाल जम जाती है, फफूंद जम जाती है, कवक फंगस जम जाती है किस पर? भोजन पर। किसके कारण? नमी की उपस्थिति में। चलिए, किन प्रदूषकों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है, यानी एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच पॉल्यूटेंट्स? तो नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, मोनोऑक्साइड ऑफ कार्बन, ए और बै दोनों। तो ऑप्शन क्या लगाओगे? ए और बो
दोनों, यानी नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड से भी हो सकती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों आपके कारण बनते हैं किसके लिए, साथ में अम्लीय वर्षा। और आपको वैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या याद रखनी है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों आपकी उपस्थित होती है प्रदूषित गैसें किसके लिए, अम्लीय वर्षा की जिम्मेवार हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि तीनों गैसें हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, तीनों गैसें अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। मुख्य जो अम्लीय वर्षा में जो अम्ल होते हैं वो दो मुख्य होते हैं, HNO3 और H2SO4। जो आपका HNO3 होता है ये पादप मैत्रिक होता है और H2SO4 आपका पादप दुश्मन होता है। तो यानी एक ही वर्षा में दो चीज़ें निकल कर आती है, जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है ये पादप मैत्रिक होता है और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये आपका पादप दुश्मन होता है। नाइट्रिक अम्ल पादप मैत्रिक क्यों होता है, क्योंकि आपके पास नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रेट आयन होते हैं प्लस एक नाइट्रस एसिड और उतरता है वर्षा के साथ, उसमें नाइट्राइट आयन होते हैं। ये पौधों के नाइट्रोजन शीतलीकरण के लिए उपयोगी होते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द प्राकृतिक रूप से तैयार उर्वरक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा प्राकृतिक रूप से तैयार उर्वरक के लिए लाया जाता है, तो मैन्योर, यानी मैन्योर जिसे कहा जाता है। मैन्योर क्या होती है, आपकी प्राकृतिक उर्वरक। और आपसे पूछे कि जो प्राकृतिक मैन्योर यानी उर्वरक जो बनती है वो किस प्रकार के जीवाणुओं की सहायता से बनती है, तो अवायवीय जीवाणुओं की सहायता से बनती है। किसकी सहायता से बनती है, अवायवीय जीवाणु। अवायवीय जीवाणु का अर्थ होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया, जो आपके उन जटिल कार्बनिक यौगिकों को, जो खत्ती के अंदर जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनको सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं। किस में तोड़ देते हैं, जटिल को। पूछ लेता है कि जटिल को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो आपके होते हैं बच्चों कौन से, एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो एनएरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं किस में, जटिल से सरल कार्बनिक यौगिक बनाने में, किसके अंदर, खाद के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को पानी में आने पर आग लग जाती है, यानी किस तत्व के साथ पानी आने पर आग लग जाती है, तो वो कौन सा आपके पास, सोडियम। यानी सोडियम को पानी के ऊपर गिराया जाता है तो क्या पैदा होती है, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या पैदा होती है, उष्मा। वो उस हाइड्रोजन गैस के जलने के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। तो इसलिए हम जैसे ही सोडियम को पानी में डालते हैं हाइड्रोजन गैस पैदा होने के कारण उसमें आग लगती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इनमें से कौन उर्वरक काम करता है। उर्वरक कौन सा आपके पास, यूरिया। तो यूरिया आपके पास किसका काम करती है, उर्वरक, फर्टिलाइजर का। यूरिया का सूत्र क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड O और क्या होता है, NH2। ये आपके पास क्या है, यूरिया। यूरिया को सर्वप्रथम बनाया गया किसके द्वारा, वॉलर के द्वारा। तो यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसे लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। गुच्छीय निस्यंदन पर गुच्छीय निस्यंदन दर यानी GFR, ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं इसे। तो ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन रेट किस में होता है, किडनी के अंदर होता है। और किडनी के किस हिस्से में होता है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर जो गुच्छीय निस्यंदन बना होता है उसकी दर क्या होती है, 125 मिलीलीटर प्रति मिनट। यानी 125 मिलीलीटर 1 मिनट में आपका ग्लोमेरुल क्या करता है, छान देता है उस द्रव को जो आपकी किडनी के अंदर आता है। रक्त का जो छनन होता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है। और प्रतिदिन आपका कितने लीटर छानता है, 180 लीटर। तो आपसे पूछ ले कि आपकी किडनी जो 180 लीटर है वो प्रतिदिन छानती है और यानी ग्लोमेरुल्स फिल्टर करती है, और प्रति मिनट दर उसकी कितनी है, 125 मिलीलीटर है। चलिए, किस प्रोटीन का उपयोग प्रासरणी संतुलन के लिए होता है, यानी प्रासरणी संतुलन का मतलब होता है
आपके पास ऑस्मोसिस इक्विलिब्रियम के लिए। तो ऑस्मोसिस जो इक्विलिब्रियम बनाए रखती है, कौन सी प्रोटीन बनाए रखती है, ये प्लाज्मा से संबंधित क्वेश्चन है, ब्लड के अंदर। तो वो कौन रखती है? एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन आपका प्रासरणी संतुलन है, बनाए रखती है। चलिए नेक्स्ट, न्यूरॉन एक सूक्ष्म दर्शनीय संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है। वे कौन सी हैं? वो कोशिका काय है, दुम्राक्ष्य है, तंत्रिकाक्ष है, या उपरोक्त तीनों? तो आंसर आपका उपरोक्त तीनों है। तो न्यूरॉन किससे बना होता है? कोशिका काय से, दुम्राक्ष्य और तंत्रिकाक्ष तीनों से मिलकर बना होता है। चलिए, प्रोटीन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियोज से हुई है, जिसका निम्न में से अर्थ क्या है? खाद्य पदार्थ है, जड़ है, चिपचिपा पदार्थ है, अति महत्वपूर्ण अथवा प्राथमिक है। तो इसका आंसर क्या है? अति महत्वपूर्ण अथवा प्राथमिक। यानी प्रोटीन शब्द का जो ग्रीक भाषा से शब्द लिया गया है वो प्रोटियोज है। प्रोटियोज का अर्थ है अति महत्वपूर्ण और प्राथमिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक अथवा द्वितीय अल्कोहल के वाष्पों को तप्त कॉपर के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? उसे विहाइड्रोजनन कहते हैं। यानी इसको इंग्लिश में बोलें तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है। आपके पास ऑक्सीडेशन, यानी आपके पास प्राथमिक अल्कोहल है 1 डिग्री, द्वितीयक अल्कोहल होता है 2 डिग्री। अगर इन दोनों को कॉपर की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। किस ताप पर गर्म किया जाता है? 573 केल्विन। तो जो आपका 1 डिग्री है वो प्राथमिक है। 1 डिग्री का अर्थ है प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल क्या देता है? एल्डिहाइड देता है, याद रखना बच्चों। और जो आपके पास द्वितीयक अल्कोहल है उसका अगर हम कॉपर, तप्त कॉपर के ऊपर 573 केल्विन पे वाष्प गुजारें तो क्या पैदा करता है? कीटोन। तो याद रखना, 1 डिग्री वाला क्या देगा आपको? एल्डिहाइड देगा। और अगर 2 डिग्री वाला पूछे तो वो क्या प्रदान करता है? कीटोन प्रदान करता है। कब? जब उनके वाष्प को तप्त कॉपर के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। जैसे आपके पास 1 डिग्री वाला अल्कोहल ये है, जैसे CH3 CH2OH, इसको अगर तप्त कॉपर के ऊपर से गुजारें तो क्या देता है? ये देगा CH3 CHO, यानी एल्डिहाइड देगा। और अगर हम द्वितीय अल्कोहल लेते हैं वो ये होता है बच्चों CH3 CH3H और OH। इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से उड़ा दो, जो बचता है वो कीटोन बचता है। तो आपके पास द्वितीय अल्कोहल को अगर हम तप्त कॉपर के ऊपर से गुजारते हैं तो कीटोन की प्राप्ति होती है। और अगर आपसे पूछ ले तृतीयक अल्कोहल, द्वितीयक के बाद आ जाए तृतीयक अल्कोहल, अच्छे से याद रख लेना इसी क्वेश्चन को। तृतीयक अल्कोहल अगर वाष्प के रूप में तप्त कॉपर के ऊपर से गुजारा जाता है तो क्या होता है? तो उसमें हम कहेंगे डिहाइड्रेशन होती है। क्या होती है? डिहाइड्रेशन होती है। इसमें तो होता है विहाइड्रोजनन, यानी डिहाइड्रोजिनेशन होती है। लेकिन अगर तृतीय अल्कोहल को तप्त कॉपर के ऊपर से गुजारा जाता है तो डिहाइड्रेशन होती है, जल निकलता है वहाँ से। इन दोनों से तो निकलती है हाइड्रोजन, लेकिन तृतीय अल्कोहल से क्या निकलता है? जल। जैसे अपने पास ये है CH3 CH3 और CH3, इसके अंदर यहाँ क्या लगा हुआ है? OH। इसका अगर हम तप्त कॉपर की उपस्थिति में यहाँ से अगर निकालें तो यहाँ से तो निकलता है OH, और इन 3 कार्बन में से एक जगह से निकलता है हाइड्रोजन। तो एक तो बनता है जल और एक बनती है आपकी एल्कीन। तो आपके पास तृतीय अल्कोहल से क्या प्राप्त होती है? एल्कीन और जल प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे सांस लेते हैं किसके द्वारा? तो स्टोमेटा के द्वारा। पौधे सांस किसके लेते हैं? द्वारा स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या कहते हैं? रंध्रों को कहते हैं। तो रंध्र कहलाते हैं, पत्तियों के अंदर मौजूद होते हैं, जो गार्ड सेल की सहायता से खुलते और बंद होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है? तो आर्कियोप्टेरिक्स है वो आपके पास सरीसृप व पक्षी के बीच की योजक कड़ी माना जाता है, यानी सरीसृप से बदलाव पक्षियों के अंदर। आगे आता है कि निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है, यानी एक ही जाति से संबंधित है? यानी चीनी, अमेरिकी, भारतीय, काले अफ्रीकी। चीता, शेर, बिल्ली,
कबूतर, पेंडुकी, तितर, छिपकली, मगरमच्छ और सांप। यानी एक स्पीसीज कहा गया है, ना कि एक वर्ग यानी एक किंगडम या एक फाइलम नहीं कहा गया है, एक स्पीसीज कहा गया है। तो स्पीसीज में कौन आते हैं? चीनी, अमेरिकी, भारतीय, काले अफ्रीकी। क्यों? क्योंकि ये स्पीसीज आपकी कौन सी है? मनुष्य, मानव की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, यानी आपके पास हॉट ब्लडेड एनिमल्स, यानी आपके गर्म रुधिर वाले जंतु जो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो शरीर के तापक्रम को क्या बनाए रखते हैं? एक समान बनाए रखते हैं। मेंढक कैसा है? कोल्ड ब्लड एनिमल होता है, यानी उभयचर प्राणी। और सरीसृप प्राणी कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। यानी मेंढक कैसा है? कोल्ड ब्लडेड। ये कथन क्या है? सत्य है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो मेंढक और क्या आता है? सर्प। मेंढक तथा सर्प किस युग्म में आते हैं? ठंडे रक्त वाले जानवरों में आते हैं। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच किसे कहते हैं? शतुरमुर्ग को कहते हैं, जिसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, यानी लार्जेस्ट सेल ऑफ एग। तो वो कौन सा एग आपका? ऑस्ट्रिच एग है। और ऑस्ट्रिच एग 170 mm क्रॉस 130 mm का होता है, जो सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। तो किस में नाभिक नहीं होता? तो इनमें से किस में नाभिक नहीं होता? यानी आपके पास कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं पाया जाता। वो किस में नहीं पाया जाता? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या आपके पास? जीवाणु। और जीवाणु आपके किस प्रकार के कोशिकीय जीव हैं? प्रोकैरियोटिक। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक वे जीव होते हैं जिनके अंदर केंद्रक क्या होता है? उपस्थित नहीं होता। इन्हें आदिम कोशिका भी कहा जाता है। तो डायनासोर का सवर्ण युग था, यानी आपके पास डायनासोर का जो सवर्ण युग था वो क्या था? मेसोजोइक था। तो डायनासोर का जो सवर्ण युग है वो कौन सा माना जाता है? मेसोजोइक। तो ये थे बच्चों आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।